सभी को नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत वाक्य और उसके भेदों पर चर्चा करेंगे। सभी इसको ध्यान से सुनें और लिख लें। देखिए, हिंदी व्याकरण के अंतर्गत वाक्य जो है एक महत्वपूर्ण इकाई है। इसको आपने अच्छे से पढ़ना है ताकि कोई भी आपको ऐसा वाक्य दिखाई दे जिसमें कुछ परिवर्तन करना हो या जिसके संबंध में कुछ पूछा जाए तो आप आसानी से उसके बारे में बता सकें। प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी इससे प्रश्न जो हैं पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं वाक्य की परिभाषा की ओर। वाक्य किसे कहते हैं? वह शब्द समूह जिसे पूरी बात स्पष्ट हो जाए वाक्य कहलाता है। यानी कोई बात, जब शब्दों का समूह जो है कोई बात स्पष्ट कर देता है तो वाक्य बन जाता है। इसे आप लिख सकते हैं। देखिए, आप जानते हैं कि वर्ण भाषा की छोटी से छोटी ध्वनि है। वर्ण को जब हम सार्थक और व्यवस्थित क्रम में जोड़ देते हैं तो शब्द बनता है, और शब्द को व्यवस्थित ढंग से अगर जोड़ देते हैं, उस किसी बात को स्पष्ट कर देते हैं तो वह वाक्य का कार्य करता है। तो यह परिभाषा आप लिख सकते हैं। सरल शब्दों में लिख सकते हैं, सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह जिससे अपेक्षित अर्थ प्रकट हो। यानी जो आप चाहते हैं वैसा अर्थ जो है वह बात प्रकट करे तो वह वाक्य कहलाता है। जैसे आकाश खेल रहा है, निर्मला नाच रही है। ये एक आप देखते हैं अलग अलग दो वाक्य हैं। वाक्य के भाग, वाक्य के दो अंग होते हैं जिसे आप भाग भी बोल सकते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य यानी सब्जेक्ट, कर्ता, जो आप इंग्लिश में पढ़ते हैं। विधेय यानी प्रेडिकेट। सबसे पहले उद्देश्य को स्पष्ट करते हैं। आप देखिए, उद्देश्य सब्जेक्ट, वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहा जाता है। यानी जो काम को करने वाला है, वाक्य को पूर्ण करने वाला है, जिसके बारे में कुछ बताया गया है उसे उद्देश्य कहा जाता है। यानी सब्जेक्ट वही होता है इंग्लिश में, वही हिंदी में जो है उद्देश्य उसे कहा जाता है। सरल शब्दों में देखिए, जिसके बारे में कुछ बताया जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे पूनम किताब पढ़ती है, सचिन दौड़ता है। यहाँ पूनम और सचिन दो जो हैं सब्जेक्ट हैं, उद्देश्य हैं, और इनके बारे में बताया जा रहा है कि पूनम जो है किताब पढ़ती है, यानी पूनम यहाँ पर उद्देश्य है, और सचिन दौड़ता है यानी सचिन यहाँ उद्देश्य का कार्य कर रहा है। विधेय, प्रेडिकेट इंग्लिश में कहते हैं। उद्देश्य के संबंध में या विषय में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहा जाता है। यानी जो कुछ भी बताया जाता है, जैसे नीतू किताब पढ़ती है, किताब पढ़ती है, यह बताया गया है नीतू के बारे में। यानी जो उद्देश्य था नीतू, उसके बारे में बताया गया है कि यह किताब पढ़ती है। तो किताब पढ़ती है उसका विधेय होगा, प्रेडिकेट होगा। तो आगे चलते हैं। अब चलते हैं वाक्य के अनिवार्य तत्व क्या होते हैं। यानी वाक्य में हमें किस किस चीज़ की आवश्यकता होती है, क्या क्या हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी दर्शाना होता है। इसमें 6 तत्व अनिवार्य हैं: सार्थकता, योग्यता, आकांक्षा, निकटता, पदक्रम और अन्वय। तो देखिए, सार्थकता, वाक्य का कुछ न कुछ अर्थ अवश्य होता है, अतः इसमें सार्थक शब्दों का ही प्रयोग होता है। यानी जब किसी वाक्य का कोई अर्थ निकलेगा तभी वह पूर्ण होगा। बिना अर्थ के कोई वाक्य स्पष्ट नहीं होगा, अतः सार्थकता होनी अनिवार्य है। योग्यता, वाक्य में प्रयुक्त शब्दों में प्रसंग के अनुसार, यानी जो बात चल रही है उसके अनुसार अपेक्षित अर्थ प्रकट करने की योग्यता होती है। तो उसमें जो योग्यता चाहिए वह होनी आवश्यक है। जैसे चाय खाई, तो यहाँ पर चाय जो है खाई नहीं जाती बल्कि पी जाती है,
ऐसा होना चाहिए, तो यह योग्यता वाक्य में आवश्यक है। आकांक्षा, आकांक्षा का अर्थ है इच्छा। वाक्य अपने आप में पूरा होना चाहिए, उसमें किसी ऐसे शब्द की कमी नहीं होनी चाहिए जिसके कारण अर्थ की अभिव्यक्ति में अधूरापन लगे, यानी सुनने वाले को अर्थ स्पष्ट न हो, उसकी आकांक्षा बनी रहे, उसका विचार जो है बना रहे कि सामने वाला क्या कह रहा है, तो वह वाक्य पूर्ण नहीं माना जाएगा। जैसे पत्र लिखता है, अब कौन पत्र लिखता है, क्या पत्र लिखता है, इसके बारे में कुछ स्पष्ट नहीं होता, अतः वाक्य पूरा इस प्रकार होना चाहिए, राम पत्र लिखता है। निकटता, अगला आवश्यक तत्व है, बोलते या लिखते समय वाक्य के शब्दों में परस्पर निकटता का होना बहुत आवश्यक है, यानी एक शब्द और दूसरे शब्द में जो है आपस में प्रवाह बना होना चाहिए। एक शब्द और दूसरे शब्द में आपस में अगर तालमेल नहीं होगा तो वाक्य स्पष्ट नहीं होगा। पदक्रम, वाक्य में पदों का एक निश्चित क्रम होना चाहिए। जैसे सुहावनी है रात होती चांदनी, तो यहाँ पदक्रम नहीं है, कर्ता कहीं है, क्रम कहीं है, ऐसे अव्यवस्थित क्रम होने के कारण यह वाक्य पूर्ण नहीं कहलाएगा। इसलिए वाक्य ऐसा होना चाहिए, चांदनी रात सुहावनी होती है, वाक्य स्पष्ट है, तो यह पदक्रम के अनुसार होना चाहिए। अन्वय, अन्वय का अर्थ होता है मेल, यानी वाक्य में लिंग, वचन, पुरुष, काल, कारक आदि का क्रिया के साथ जो है ठीक ठीक मेल, आपस में तालमेल होना आवश्यक है। जैसे बालक और बालिकाएं गई, तो यहाँ केवल बालिकाएं के लिए गई शब्द प्रयोग किया गया है, लेकिन बालक और बालिकाएं गए दोनों के लिए प्रयोग होना चाहिए, पुल्लिंग यहाँ पर प्रयोग होना चाहिए। तो ऐसे में अन्वय भी महत्वपूर्ण तत्व है। आगे चलते हैं, वाक्य के भेद। देखिए वाक्य के भेद जो हैं दो आधार पर हम पढ़ेंगे, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। सबसे पहले चलते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य के मुख्यतः 8 भेद होते हैं। देखिए, सरल वाक्य यानी विधानवाचक भी इसको बोलते हैं आप, अफर्मेटिव सेंटेंस, निषेधात्मक वाक्य, नेगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक, इंटरोगेटिव सेंटेंस, आज्ञावाचक यानी इम्पेरेटिव, संकेतवाचक, विस्मयादिबोधक वाक्य और विधानवाचक वाक्य, जो कि सरल और निषेधात्मक वाक्य दोनों इसमें शामिल हैं, इच्छावाचक वाक्य, इलेटिव सेंटेंस। तो इन अर्थ के आधार पर इन 8 भागों को हम पढ़ेंगे। सबसे पहले चलते हैं सरल वाक्य। वे वाक्य जिनमें कोई बात साधारण ढंग से प्रस्तुत की जाती है सरल वाक्य कहलाते हैं। राम ने रावण को मारा, राधा खाना बना रही है, सरल वाक्य हैं, साधारण वाक्य हैं, साधारण या सरल लिख सकते हैं। निषेधात्मक वाक्य यानी निषेध माने मना करना, नहीं का जहाँ प्रयोग होता है। जिन वाक्यों में किसी काम के न होने या न करने का बोध हो उन्हें निषेधात्मक वाक्य कहते हैं। जैसे आज वर्षा नहीं होगी, मैं आज घर नहीं जाऊंगा, तो नहीं का प्रयोग या न का प्रयोग होने पर निषेध हो जाता है, वाक्य जो है नेगेटिव हो जाता है। प्रश्नवाचक वाक्य, वे वाक्य जिनमें प्रश्न पूछने का भाव प्रकट होता है प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। राम ने रावण को क्यों मारा, तुम कहाँ रहते हो, प्रश्नवाचक चिन्ह जो है लास्ट में आप देख सकते हैं। तो ये प्रश्नवाचक जहाँ प्रश्न पूछा जाता है होते हैं। आज्ञावाचक, जिन वाक्यों में आज्ञा, प्रार्थना, उपदेश, अनुमति आदि का ज्ञान होता है उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। वर्षा होने पर ही फसल होगी, तो ये जो है एक अनुमान है, आशा है, परिश्रम करोगे तो फल मिलेगा। उपदेश है, बड़ों का सम्मान करो, आप अंदर आ सकते हैं, अनुमति है, तो ऐसे वाक्यों को आप आज्ञावाचक वाक्य कह सकते हैं। संकेतवाचक वाक्य, जिन वाक्यों से शर्त यानी
संकेत का बोध होता है, यानी एक क्रिया का दूसरी क्रिया पर निर्भर होना होता है, उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। यानी संकेत दिया जाता है कि ये काम होगा तो वो काम पूर्ण होगा। तो ऐसे संकेत कंडीशनल जो वाक्य आपने पढ़े होंगे कह सकते हैं संकेतवाचक वाक्य कहलाते हैं। यदि परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल होंगे, पिताजी अभी आते तो अच्छा होता। तो यहाँ पे यदि परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल होंगे, तो अवश्य सफल होंगे परिश्रम करने पर निर्भर है। अगर वर्षा होगी तो फसल भी अच्छी होगी, फसल भी अच्छी होना वर्षा होने पर निर्भर है। तो एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर हो जाता है, तो ऐसे में संकेतवाचक वाक्य कहलाते हैं। विस्मय आदिबोधक वाक्य, जिन वाक्यों में आश्चर्य, शोक, घृणा आदि का भाव ज्ञात हो उन्हें विस्मय आदिबोधक वाक्य कहते हैं। यहाँ विस्मय आदिबोधक चिन्ह भी आप देख सकते हैं। वाह, तुम आ गए, हाय मैं लूट गया। तो यहाँ पर लुट गया होना चाहिए, लुट गया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ऐसे वाक्य विस्मय आदिबोधक होते हैं। विधानवाचक, जिन वाक्यों में क्रिया के करने या होने की सूचना मिले विधानवाचक वाक्य कहलाते हैं। मैंने दूध पिया, वर्षा हो रही है, राम पढ़ रहा है। तो विधानवाचक जो है सरल और निषेधात्मक का पूर्ण रूप होता है। इच्छावाचक वाक्य, जिन वाक्यों में इच्छा, आशीष या शुभकामना या आशीर्वाद जिसे आप कहेंगे आदि का ज्ञान होता है उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। तुम्हारा कल्याण हो, आज तो मैं केवल फल खाऊंगा, यहाँ इच्छा है, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। तो ये सब जो है आपके इच्छावाचक वाक्य होंगे। अब चलते हैं रचना के आधार पर वाक्य के भेद, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और बार बार इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं: साधारण वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य। यानी इंग्लिश में सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस इसको कह सकते हैं। साधारण वाक्य, सबसे पहले चलते हैं साधारण वाक्य। जिन वाक्यों में एक ही क्रिया होती है और कर्ता एक ही होता है वे साधारण वाक्य कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है उन्हें साधारण वाक्य या सरल वाक्य कहा जाता है। जो हमने ऊपर अर्थ के आधार पर पढ़ा वही वाक्य ये हैं। इसमें उद्देश्य और विधेय एक ही रहता है, जैसे बिजली चमकती है, रोहन गाता है। तो ये साधारण वाक्य हैं। दूसरा चलते हैं संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य यानी जहाँ 2 वाक्य मिले होते हैं। संयुक्त का अर्थ होता है जोड़ना। जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक उपवाक्य मिले परंतु सभी वाक्य प्रधान हों तो ऐसे वाक्यों को संयुक्त वाक्य कहते हैं। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं जिस वाक्य में साधारण अथवा मिश्र वाक्यों का मेल जो है संयोजक अवयवों द्वारा होता है। संयोजक अवयव यानी जो समुच्चयबोधक शब्द होते हैं, किंतु, परंतु, तथा, और, या, अथवा आदि ऐसे जो शब्द हैं, योजक जो शब्द कहे जाते हैं, तो संयोजक जो शब्द हैं उनके द्वारा इनको जोड़ दिया जाता है। जैसे मैं दिल्ली गया और लाल किला देखा, तो और से 2 वाक्यों को जोड़ दिया गया है, तो यह संयुक्त वाक्य है। वह घर आया किंतु जल्दी ही चला गया, तो किंतु से 2 वाक्यों को जोड़ दिया गया है और दोनों वाक्य अपने आप में पूर्ण हैं। याद रखें, जब संयुक्त वाक्य होगा तो आप जो योजक शब्द होते हैं, वाक्यों को, उपवाक्यों को जोड़ने वाले जो शब्दों का प्रयोग किया जाता है, अगर उनके अलावा वाक्यों को पढ़ते हैं तो पूर्ण सेंस, पूर्ण जो है अपना वाक्य जो है स्पष्ट हो जाता है, बात को स्पष्ट करने में सक्षम होते हैं, तो वो वाक्य संयुक्त वाक्य होते हैं। जैसे मैंने लाल किला देखा, वह जल्दी ही चला गया, अपने आप में पूर्ण है। मैं दिल्ली गया, वह घर आया, अपने आप में पूर्ण है। तो यह संयुक्त वाक्य होंगे। मिश्रित वाक्य या मिश्र वाक्य भी इनको कहा जाता है। जिस वाक्य में एक से अधिक उपवाक्य मिले किंतु एक प्रधान उपवाक्य तथा शेष आश्रित उपवाक्य होते हैं। यानी एक जो है प्रधान होता है, मुख्य उपवाक्य होता है, और दूसरा जो
उपवाक्य होता है उस पर आश्रित यानी उस पर निर्भर होता है। जो आपने अर्थ के आधार पर कंडीशनल यानी संकेतवाचक वाक्य पढ़े थे, वही मिश्रित वाक्य का संबंध उनसे है। मिश्रित वाक्य कहलाते हैं जब एक वाक्य प्रधान हो, मुख्य हो और दूसरा उस पर निर्भर हो। दूसरे शब्दों में, जिस वाक्य में मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय के अलावा एक या अधिक समापिकाएँ क्रियाएं हों, समापिकाएँ जो क्रियाएं होती हैं वो वाक्य को पूर्ण करने के लिए प्रयोग की जाती हैं, उन्हें मिश्रित वाक्य कहा जाता है। ऐसा आप लिख सकते हैं, जैसे रवि ने कहा कि वह कल दिल्ली जाएगा। अब रवि ने कहा, ये वाक्य अपने आप में पूर्ण नहीं होता जब तक हम पीछे कि वह दिल्ली जाएगा, जब ये बात बोलते हैं तभी पता चलता है उसने क्या कहा। जब बारिश हो रही थी यानी वाक्य अधूरा है। मैं घर के भीतर था, तो मैं घर के भीतर था जब बारिश हो रही थी। तो देखिए, जब बारिश हो रही थी अपने आप में पूर्ण नहीं होगा जब तक दूसरा इस पर जो है इसको संकेत नहीं देता, पूरा करने के लिए प्रयोग नहीं किया जाता। मैं घर के भीतर था, तो ऐसे में एक वाक्य दूसरे पर निर्भर है, तो ये मिश्रित वाक्य कहलाते हैं। अब चलते हैं कुछ उदाहरणों की ओर, जो सरल वाक्य से मिश्रित वाक्य कैसे बनाए जाते हैं या संयुक्त वाक्य से मिश्रित वाक्य कैसे बनाए जाते हैं। सरल वाक्य देखिए, उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा। अगर इसको मिश्रित वाक्य बनाना हो तो आप कैसे बनाएंगे? उसने उस पुस्तकालय को खरीदा जो उसके मित्र का था। तो जो उसके मित्र का था वह पुस्तकालय उसने खरीदा, यानी एक वाक्य दूसरे पर निर्भर है। जो उसके मित्र का था, पुस्तकालय को खरीदा, तो ये आपस में निर्भरता दर्शाते हैं। उसने वही पुस्तकालय खरीदा जो उसके मित्र का था, तो जो उसके मित्र का था इस बात पर निर्भर करता है पुस्तकालय को खरीदना। सरल वाक्य देखिए, अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं। मिश्र वाक्य बनाएंगे तो जो लड़के अच्छे होते हैं वे परिश्रमी होते हैं, यानी एक वाक्य दूसरे पर निर्भर है, तो मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य बन जाता है। लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते हैं। जो कवि लोकप्रिय होता है उसका सम्मान सभी करते हैं। तो जो कवि लोकप्रिय होता है, यह बात तभी स्पष्ट होती है जब हम बोलते हैं उसका सम्मान सभी करते हैं। तो ये वाक्य अपने आप में मिश्रित वाक्य हो जाएंगे। अब चलते हैं सरल से संयुक्त वाक्य की ओर। देखिए, संयुक्त वाक्य में हमने बताया था योजक शब्दों का प्रयोग आवश्यक होता है। तो देखिए यहाँ सरल वाक्य, अस्वस्थ रहने के कारण वह परीक्षा में सफल न हो सका। वह अस्वस्थ था और इसलिए परीक्षा में सफल न हो सका। तो और का प्रयोग करके हमने दो वाक्यों को जोड़ दिया। सूर्योदय होने पर कुहासा छा जाता रहा, यानी ओस वगैरह गायब हो जाती है। संयुक्त वाक्य कैसे बनाएंगे? सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा। तो और से इन शब्दों को हमने संयुक्त वाक्य बना दिया। गरीब को लूटने के अतिरिक्त उसने उसकी हत्या भी कर दी। तो सरल वाक्य है, क्योंकि कोई भी वाक्य यहाँ पूर्ण दिखाई नहीं देता। एक ही वाक्य में एक ही क्रिया को पूर्ण करने वाला करता है। उसने न केवल गरीब को लूटा, तो न केवल से बल्कि उसकी हत्या भी कर दी। न केवल और बल्कि योजक शब्दों का प्रयोग करके हमने वाक्य को पूरा किया, तो यह संयुक्त वाक्य होगा। मिश्र वाक्य से सरल वाक्य भी बनाए जा सकते हैं। जैसे मिश्र वाक्य, उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ। सरल वाक्य बनेगा, उसने अपने को निर्दोष घोषित किया। तो यहाँ ये होगा सरल वाक्य। मिश्र वाक्य, मुझे बताओ कि तुम्हारा जन्म कब और कहाँ हुआ। सरल वाक्य बनेगा, तुम मुझे अपने जन्म का समय और स्थान बताओ। देखिए यहाँ पर जो और का प्रयोग है वो योजक का काम तो करता है, लेकिन एक साधारण अर्थ प्रकट करने वाला कर्ता यानी उद्देश्य की ओर संकेत है। तो अलग से इसमें क्रिया नहीं है। स्थान बताओ, पीछे जो है दूसरा कोई सब्जेक्ट या कोई प्रेडिकेट अलग से नहीं है, इसलिए यह वाक्य सरल वाक्य की श्रेणी में आएगा। जो छात्र परिश्रम करेंगे उन्हें सफलता अवश्य मिलेंगी। मिश्र वाक्य है, यानी जो छात्र परिश्रम करेंगे वो उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी। सफलता अवश्य मिलेगी किस पर निर्भर है? परिश्रम करेंगे। तो सरल वाक्य बनेगा,
परिश्रमी छात्र अवश्य सफल होंगे। साधारण वाक्य इसको बनाया जा सकता है। तो ऐसे कुछ वाक्य आप भी लिख सकते हैं और समझ सकते हैं। कहने का अर्थ है सरल वाक्य साधारण वाक्य होता है, उद्देश्य और विधेय होता है। संयुक्त वाक्य में दो वाक्यों को या उपवाक्यों को योजक शब्दों के द्वारा जोड़ दिया जाता है और मिश्रित वाक्य में एक वाक्य दूसरे पर निर्भर होता है। यही बात आपने याद रखनी है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।